पर्सन है जिसने थोड़ा-सा लिपस्टिक लगाया है, थोड़ा काजल लगाई है, तो लगा कि ये कुछ डिफरेंट है बट क्या है वो कभी समझ नहीं आया। 2 लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और एक ने मेरी पैंट डाउन की और वहाँ पे विदाउट मतलब मुझे समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन हुआ ये कि जो लॉयर था उससे जब मैंने बात की, तो वो कहता कि देखिए हमारे फ़ेवर में कोई ऐसा कानून तो है नहीं। एक वॉशरूम में जैसे स्टिकर लगा होता था कि आप एक पुरुष होकर के दूसरे पुरुष की तरफ अगर आकर्षित होते हैं, तो आप हमारे से बात कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक शेयर करने जा रहा हूँ, एक 40 साल का एक गे इंडिविजुअल पर्सन की जो लाइफ़ है वो किस तरीके से रही है। तो मैं आपके सामने आज ये दिखाना चाहता हूँ कि हम जिस सिचुएशन से या जिस परिस्थिति से अगर हम निकल के आते हैं, वो आज अलग है, लेकिन तब कैसी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनु है और मैं पिछले 14-15 साल से कम्युनिटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मैं एक छोटे से शहर देहरादून, उसके पास मेरा गाँव है राजपुर, मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। स्कूलिंग लगभग सारी गाँव से ही और जो होता है कि सरकारी स्कूल उस टाइम थे बहुत सारे ऐसे इस तरीके से अगर कहूँ कि प्राइवेट स्कूल नहीं थे, तो स्कूलिंग रहा है। लेकिन एक होता है कि एक्सपोज़र की बात करें, तो मैं वहाँ पर सबसे पहले कभी ये नहीं लगा कि ऐसा मेरे आस-पास जैसा मैं हूँ वैसे कोई और भी है। क्योंकि ऐसा कुछ भी देखने को ना मुझे मिला था और ना कुछ इस तरीके से आस-पास था कि जिसके बारे में मैं सोच सकूँ कि ऐसा कोई और मेरे जैसा है भी या मैं क्या हूँ या कौन हूँ। मैं बचपन में अपने आप को अलग फ़ील करता था कि मान के चलो कि अभी स्कूल में हूँ, तो मुझे लगता था कि यार कोई लड़का है, मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन बट ये समझ नहीं आता था कि वो अट्रैक्शन किस वजह से है। या फिर ये नहीं लगता था कि मतलब मुझे कुछ चीज़ें ऐसी फ़ील हो रही कि अगर मान के चलो कोई लड़की है, अब उसके साथ मेरी दोस्ती करने का दिल करता था या मैं उसके साथ रह लेकिन दोस्ती ऐसे नहीं कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊँ, दोस्ती ऐसी कि मुझे लगता था कि वो मेरे जैसे है। बट फिर मैं अपने आप को देखता था नहीं मैं तो लड़का हूँ क्योंकि घरवाले तो कहते थे ना कि तू लड़का है, तुझे लड़के के जैसा तुझे रखा जाता है या घर में बेटा है। तो वो जो बात थी, उस बात को लेकर के हमेशा ये रहता था कि यार कुछ तो है अलग, क्या है? कोई एक्सप्लोर करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन लगता था अलग है। या फिर अगर खेलने जा रहे हैं, तो आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं कि हमें तो नहीं लगता है कि जो गे पर्सन है उसको क्रिकेट खेलना नहीं बट मुझे नहीं समझ आता कि जबकि मेरे भाई सब लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन मैं क जब भी क्रिकेट खेलने के लिए होता था, तो मुझे लगता था कि नहीं, 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 ये मैं खेलूँगा तो मुझे चोट लग जाएगी या फिर मैं नहीं खेल पाऊँगा या मेरा बॉडी इसको खेलने के लिए कम्फ़र्ट नहीं है। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें लगती थी कि कुछ अलग है, पर उस वक़्त नहीं समझ आया, आज समझ आता है कि क्यों ये था, लेकिन उस वक़्त समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों है। जब स्कूलिंग थी तो उसी दौरान टेलीविज़न सिर्फ़ दूरदर्शन आता था। दूरदर्शन के दौरान एक ऐड देखा जिसमें कॉन्डम के बारे में जानकारी दी, तो लगा कि ये कुछ है, कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो देखा एंड क्यूरियोसिटी थी क्या है, लेकिन ये कभी समझ नहीं आया कि ये किस लिए है या क्या है। अभी स्कूल जाते वक़्त एक बार पास में एक पार्क था, तो वहाँ से ऐसे निकल रहा था, तो एक लड़का जो तकरीबन होगा कोई 24-25 साल का और उस टाइम मेरी उम्र 13-14 साल थी, यानी कि ये बात होगी 93-94 के आसपास। तो उस टाइम जब मैंने देखा कि वो कॉन्डोम दे रहा, मुझे समझ नहीं आया कि ये मुझे क्यों दे रहा है एंड अप्रोच किया। तो जब मैंने पहली बार कॉन्डोम देखा, तो मुझे लगा कि क्या है? अब देखा और उस टाइम चला गया, लेकिन एक बच्चा मन था, तो ये सोचा कि अच्छा ठीक है, ये होता क्या है? दोबारा उस पार्क में जाने की कोशिश की और उस पार्क में जब मैं गया, तो वो इंसान तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर कुछ कम्युनिटी के पर्सन थे, लोग थे जो बैठ कर के आपस में बातें करते थे। उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो वो ऐसा नहीं कि एक बार में बट बहुत टाइम के बाद उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और समझ आया कि येस कि मेरे जैसे कुछ लोग और भी हैं और उन लोगों को अगर मैं कहूँ कि मैंने देखा, तो देखने के बाद मुझे लगा कि येस कि है, पर फिर भी ये समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ
मैं क्या हूँ और मैं किस तरीके से ज़िंदगी जी रहा हूँ। जब वो लोग मुझे मिले तो मुझे ये था कि भई हैं कुछ अलग हैं, तो ऐसा था कि एक पर्सन है जिसने थोड़ा-सा लिपस्टिक लगाया है, थोड़ा काजल लगाई है, तो लगा कि ये कुछ डिफरेंट है बट क्या है वो कभी समझ नहीं आया। क्योंकि ना तो हमारे पास कोई ऐसी वोकैब्युलरी, ना ऐसी कोई डिक्शनरी थी जिसमें कि इस तरीके से किसी को कोई अलग से शब्द या फिर मेरे आस-पास के माहौल में कोई इस तरीके से कोई शब्द नहीं था। तो ठीक है, समझ आया कि अच्छा ठीक है, अलग हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझ नहीं पाया कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। बातचीत होती थी और वो क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप स्कूल जाते हो, तो आपके घर के बहुत सारे कंडीशंस कि इतने बजे जा रहे हैं, इतने बजे वापस आ जाओ या फिर आपने कहा कि ठीक है कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, तो उस काम का भी एक लिमिटेशन होता है, उसके बाद आपको घर पे पहुँचना होता है। तो जब ये सारा कुछ था तो पता नहीं चला। जब मैं वहाँ पर रेगुलरली लोगों के साथ बात करना और लोगों के साथ जब मिलना होता था, तो उसमें ये नहीं था कि लोग डायरेक्टली ऐसे अप्रोच क्योंकि उस टाइम ना तो कोई मोबाइल या फिर इस तरीके की कोई फैसिलिटी कहें या फिर इस तरीके से लोगों का इंटरैक्शन, तो लोग आ गए, आप बैठे हैं, आपसे टाइम पूछ लिया या फिर आप यहाँ आते हो, किस लिए आए हो? कोई भी एक वजह होती है कि बात शुरुआत करने के लिए एक तरीका ढूँढते हैं कि अच्छा कोई सिगरेट पीता है तो कहता है कि चलो ठीक है माचिस है या कुछ भी आपके पास सिगरेट मिलेगा या बीड़ी मिलेगा, इस तरीके से बातें। तो कहीं न कहीं शुरुआत करने के लिए लोग अप्रोच करते थे और वो एक अलग ही तरीके का एक माहौल था क्योंकि आज शायद आज के बच्चों के लिए या फिर आज की जो जनरेशन है उसको लगेगा कि ये भी क्या बात कर रहे हैं या इस तरीके से क्या पॉसिबल है क्या बात करना? लेकिन इस तरीके से उस वक़्त में कोई और ऑप्शन नहीं था, तो यही सारा एक तरीका होता था कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का। तकरीबन मतलब मैं प्लस 2 में था, ये होगा कोई 2001 2001 के आसपास की जो बात होगी। तो उस टाइम पर मैं दिल्ली में एक एग्ज़ाम देने के लिए क्योंकि मेरा प्लस 2 कंप्लीट था और मुझे ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो एक एग्ज़ाम होता, उसके लिए मैं आया। अब आया तो मुझे पहुँचा तो पहली बार दिल्ली आया था किसी रिलेटिव के पास रहने के लिए। तो बस अड्डे पहुँचा तो पुराना बस अड्डा था, तो वहाँ पर देखा कि क्रूज़िंग प्लेस पे ऐसे वॉशरूम करने के लिए गया, तो देखा बहुत सारा भीड़ है। अभी ये समझ नहीं आया पहले कि क्यों इतना भीड़ है। तो फिर थोड़ी देर बाद जब नज़र इधर-उधर दौड़ाई तो देखा कि सब लोग खड़े हैं एंड वॉशरूम भी नहीं कर रहे हैं लेकिन एक-दूसरे को टच कर रहे हैं या फिर एक-दूसरे के प्राइवेट पार्ट को पकड़ के कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, मैं वहाँ से वापस तो आ गया, लेकिन एक होता है ना कि अगेन दुनिया तो तब तक देखी नहीं थी, तो एक होता है कि चलो क्या है दोबारा, वहाँ पे देख के आते हैं। तो चला गया वहाँ पे दोबारा देखने। जब दोबारा देखा, तो लोगों ने मुझे टच करना शुरू किया, तो अनकम्फ़र्टेबल भी था लेकिन बुरा भी नहीं लगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये लगा कि शायद ये लोग भी मेरे जैसे हैं और जो मुझे टच हो रहा वो एक अलग एहसास दे रहा था। तो बट ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हाँ, कि नहीं कुछ दिमाग में लगा कि शायद गलत भी हो सकता है, क्या है? बट सेम टाइम में ये लगता था कि नहीं अच्छा है बट 1-2 बार जब मैं दिल्ली में जितना टाइम रहा वहाँ पर गया, उसके बाद एग्ज़ाम दिया वापस चला गया, मौका नहीं मिला दोबारा। तो मैंने फिर अपना जो ग्रेजुएशन है वो मैंने देहरादून से ही कंप्लीट किया और वहाँ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दिल्ली की जर्नी मेरी शुरू हुई। तो दिल्ली में जब मैं आया तो यहाँ पर मेरा था कि ठीक है कुछ जॉब करूँगा ग्रेजुएशन क्योंकि अपना जो वही एक पुराना सिस्टम है कि जॉब करो एंड उसके बाद देखो कि क्या क्वालिफ़िकेशन किया है उस हिसाब से। मैं दिल्ली पहुँचा तो मुझे ये लगा कि ठीक है कि मुझे जॉब करना चाहिए। तो दिल्ली आकर के मैं जैसे कुछ दिन हुए थे एक फंक्शन था जो दिल्ली के साउथ दिल्ली एरिया में था, वहाँ से रात को मेरे एक रिलेटिव ने मुझे आईएसबीटी के पास छोड़ा और वहाँ तकरीबन 1 डेढ़ बजे की बात होगी। तो मेरे रिलेटिव का घर था जो गुलाबी बाग गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो थे उनके पास में। तो मैं वहाँ जाने के लिए ऑटो किया। अब ऑटो वाले के साथ मैं रेट का कुछ करता, उसने बोला बैठो-बैठो मैं आपको छोड़ दूँगा। हार्डली वहाँ से कोई 100-50 मीटर आगे चल के उसने ऑटो एक अंधेरी जगह पे रोका। तो मैंने कहा कि क्यों? तो इतने में जब तक मैं कुछ समझ पाता वहाँ पर
पुलिस आई, 3 पुलिस वाले, तो वो कहते कि हाँ जी, क्या हो रहा है ये? तो मुझे लगा शायद वो मेरी मदद के लिए आए हैं, लेकिन वो मेरी मदद के लिए नहीं थे, वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। वो लोग मुझे वहाँ से लेकर के गए और एक सुनसान एरिया जो था कि तब मेट्रो कंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि जो मेट्रो था का रेड लाइन वाला जो फ़ेज़ था वो स्टार्टिंग हो रहा था। तो मैं वहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन साइट पे वो लेकर के गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम्हें चेक करना है। तो मुझे लगा क्या चेक करना है? 2 लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और एक ने मेरी पैंट डाउन की और वहाँ पे विदाउट मतलब मुझे समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मुझे पता भी नहीं लगा, तो एकदम से मुझे पेनिट्रेट करना शुरू किया। तो वो इतना भयंकर दर्द था या फिर ये कह सकते हैं कि इतना गंदे तरीके से था कि मुझे बेहोश जैसा सिचुएशन हो गया था, ब्लीडिंग थी। तो एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, तो मेरा बिल्कुल हालत ये हो गया था कि मरने के जैसे वाला। तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या? तो तीसरे ने इतना मुझे याद आया कि तीसरे ने मुझे कहा कि छोड़ दो, मर-मरा जाएगा। तो उसने ऐसे मुझे रोड साइड पे लेकर के छोड़ दिया। अब वहाँ पर एक रिक्शा वाला था जो मुझे शायद बहुत देर से वॉच कर रहा था। उसने कहा तुम इन लोगों के चक्कर में क्यों पड़े? तो ये सब चीज़ें क्यों की तुमने? तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम क्या, तो उसने फिर पूछा कहाँ जाना, क्या करना है? तो मैंने कहा मैं वहाँ रहता हूँ, तो उसने एक ऑटो वाले से कहा कि भई देखो इसके पास पैसे नहीं हैं, मैं ₹50 दे रहा हूँ, इसको तुम वहाँ तक छोड़ दो। तो उसने मेरी लोकेशन पे मुझे छोड़ा, तो मैंने जहाँ काम शुरू किया था क्योंकि मैं आया था, काम शुरू किया, वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ता काम पे नहीं गया क्योंकि मेरी सिचुएशन ना तो किसी को कहने लायक थी, ना मेरे पास कोई रिसोर्सेज़ था जिससे मैं बात करूँ। तो धीरे-धीरे अपने आप से कोप अप किया, फिर जहाँ पर रह रहा था तो वहाँ पर मुझे सिस्टर ने कहा कि भई देखो तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे? यहाँ काम के लिए आए हो। तो कह नहीं पाया कि क्यों नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अपने आप को कोप अप किया धीरे-धीरे फिर काम ढूँढने निकला। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई जो एक लॉयर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं उनसे जब मिला तो मुझे लगा कि अभी हर इंसान मुझे उसी तरीके से लगने लगा। इवन यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि तब मेरे जो डोरबेल अगर दिन में मेरी सिस्टर घर पे नहीं है और डोरबेल बजती थी और मुझे लगता था कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन हुआ ये कि जो लॉयर था उससे जब मैंने बात की, तो वो कहता कि देखिए हमारे फ़ेवर में कोई ऐसा कानून तो है नहीं और तुम मेरे पास काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मुझे लगा नहीं कि इसके पास भी दिल्ली में ऐसे है कि इसके पास भी मैं अगर काम करने के लिए गया, तो ये शायद मुझे उसी तरीके से रखेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं भई कि इसके पास काम तो नहीं लेकिन उसने दोस्ती बढ़ाई। तो थोड़ा-सा समझ आया। फिर मैंने पिज़्ज़ा हट में काम शुरू किया एंड उसी दौरान 2009 में नाज फाउंडेशन का जो एक था कि वहाँ पर जैसे होता है कि काम हो रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो था, तो उसके लिए कुछ उनके स्टिकर्स वगैरह भी थे, सुना था लेकिन कभी इसके बारे में पता नहीं था। तो तभी पता लगा कि अच्छा कि ये सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है और जो एलजीबीटी कम्युनिटी के फ़ेवर में आया बट उस टाइम ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो मैं वहाँ देखने चला गया, सब लोग गैदरिंग है, बहुत सारे पुराने जो आज काफ़ी बड़े नामी लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पे अपनी स्पीच दी, सुना। तो मुझे लगा यार कि कुछ तो है कि ये मेरे काम की जगह है, जहाँ पर मैं जाके अपनी बात रख सकता हूँ, जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर मुझे नाज फाउंडेशन के बारे में एक वॉशरूम में जैसे स्टिकर लगा होता था कि आप एक पुरुष होकर के दूसरे पुरुष की तरफ अगर आकर्षित होते हैं, तो आप हमारे से बात कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर बात करने के लिए कोशिश किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैंने फिर ये सोच कर के कि देखिए मेरे साथ जो हुआ वो हुआ है। लेकिन जो मेरा आने वाला जो फ्यूचर है, जो मेरे भविष्य में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो लोग हैं, जो मेरे जैसे हैं या मेरी तरह जो सोच रखते हैं, उन लोगों के साथ इस तरीके का ना हो, तो उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। तो तकरीबन 14 साल हो गए हैं, आज मैं काम करता हूँ और बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, जहाँ पर जाकर के लोगों की मदद करता हूँ, कोशिश करता हूँ, जितना भी हो सकता है लोगों को अवेयर करूँ, लोगों को जानकारी दूँ और मैं आज आपके सामने कहानी अपनी सुना रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ है, उसको लेके मेरे दिमाग में एक थॉट था कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ काम ना करूँ क्योंकि ब्रेड एंड बटर तो कमाने के बहुत सारे साधन थे, बट मुझे लगा कि कहीं न कहीं
जो कम्युनिटी है, जो मेरे जैसे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए किस तरीके से काम किया जाए। तो मैं अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ कर के मैंने काम शुरू किया। ब्रेड एंड बटर के लिए ज़रूरत तो थी कि काम करना, पर उसके साथ-साथ कम्युनिटी के साथ जुड़ के। तो जैसे बहुत सारे लोकल एजेंसीज़ हो गए या फिर एनजीओज़ हो गए या आप कह सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ, तो उनके साथ एडवोकेसी करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे वहाँ पर उनके लिए एक सेशन अरेंज करना कि उनको समझ बढ़ाना कि क्या कम्युनिटी है, किस तरीके से बर्ताव किया जाए, क्या कानून हैं कि जिनकी समझ दोनों तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि एक अधिकारी के पास अगर कोई जाता है, तो जब तक उसे भी उस कानून का समझ नहीं होगा, तो वो उसके पास आने वाले पर्सन के साथ वो सही ट्रीट नहीं करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हर लेवल पे जाकर के लोगों से बात की जाए। ये भी कोशिश करते हैं कि जो समझ उनकी है, क्या वो सही है या वो जो राय रखते हैं, क्या वो सिर्फ़ सुनी-सुनाई राय राय रखते हैं या फिर जो कानून कहता है या फिर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आज अगर यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो डेटिंग ऐप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों के साथ रीच करते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। लोगों को जानकारी देते हैं कि आप कैसे बचें। मैं आज अगर यहाँ पर बात रख रहा हूँ तो मेरा बात रखने के 2 मकसद हैं। एक है कि जो पहले जो लोग थे उन लोगों के साथ जो रहा है व तब क्या अवेलेबल था और क्या नहीं था, हम उस पर ना जाके लेकिन आज हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है और हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक समाज वो था कि जिसके पास पूरे संसाधन नहीं थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों से सामने मेल-जोल करना और जानकारी रखना, लेकिन तब कानून नहीं था। आज अगर मैं बात करूँ तो अभी आपका प्राइवेसी का, राइट टू इन्फॉर्मेशन का या फिर आपको 377 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कानून आज फ़ेवर में है। और इवन की इन्फॉर्मेशन अगर मैं गूगल में आज सर्च करता हूँ, अगर पहले गूगल में अगर गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे अगर आप जाते थे, आप अगर ये सर्च करते तो एक कोई इन्फॉर्मेशन के बाद बाकी सारे आप वहाँ पर देख सकते थे किस तरीके के वीडियो आते थे। लेकिन आज आप डालोगे अगर एलजीबीटी से रिलेटेड एक अगर आपने कोई टॉपिक डाला, तो आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी और इवन कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट या रेफ़रेंसेस आपको मिल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जानकारी आज अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल करें। जो लोगों ने लड़ के लिया है, अगर मैं कहूँ कि जो लोग पहले इसके ऊपर काम किए उन्होंने लड़ के आज अगर यहाँ पर ये जानकारी प्रोवाइड करवाई है या फिर उसके लिए लड़े हैं और वो कानून या फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, उसका सही इस्तेमाल करें, सही जानकारी के साथ उसको सदुपयोग करें और दूसरों को भी उस जानकारी के बारे में बताएँ। धन्यवाद।